खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ तारफ उम्मीद भट्टी साहब तो हैं ही और हमेशा की तरह हमारे साथ अल्लाह रखे ने, मगर आज एक और भी अहम नाम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के ज़िमन में बड़ा नुमाया और अहम नाम जनाब अरशद शरीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कुछ खबरें मैं मोटी मोटी बता देता हूँ, मगर अंदर की बातें तो आज भट्टी साहब और जनाब अरशद शरीफ साहब ही बताएंगे। वो इस्लामाबाद में बैठे हैं, मगर कुछ खबरें फिर इसके बाद हम ओपन करते हैं इस डिस्कशन को। नैब ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को बुला लिया। एक शराब का लाइसेंस उन्होंने दिया होटल को, क्या वो कानून के मुताबिक था या नहीं, बहरहाल ये देखना है। इसके साथ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो एक माजी का किस्सा बन चुकी है। ज़ाहिर है एक डेड हार्स ही लगता है ये सब कुछ। और क्या मुस्तकबिल में कोई और मुआविनीन भी जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो क्या होगा, नहीं जा रहे तो क्या कोई असर हमारी ज़िंदगी में कोई बदलाव आएगा। और लॉकडाउन खोलने की बात हो रही है इस हवाले से, मगर इसमें एक सवालिया निशान, क्या स्कूल हमें खोलने चाहिए अपने बच्चों को, शुड वी पुट देम एट रिस्क और नॉट, इस पर हम बात करेंगे। मगर भट्टी साहब आज हमारे साथ हैं जनाब अरशद शरीफ साहब। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद साहब खैरियत से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, काजी सईद साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। अच्छा अरशद साहब, मैं आपको पता है मैं कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कहता हूँ, उनमें से एक माशाल्लाह आप हैं। उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब और मरियम नवाज साहिबा को तलब कर लिया है नैब ने 11 और 12 अगस्त को। सुना है आपके शहर के करीब पिछले दिनों कोई मीटिंग हुई है और कुछ लोगों को बुलाया गया है, और तवक्को की जा रही है कि मुराद अली शाह और बिलावल को भी बुलाया जाएगा। कुछ इस किस्म की इतलात सुना है आपके पास है? ये भट्टी साहब आप बैठे तो लाहौर में, लेकिन शहर इक़्तिदार की सारी खबरें जो है ना, जो आप चिड़िया वहाँ से उड़ाते हैं और कितने पर होते हैं जो इस्लामाबाद पिंडी में चिड़िया उड़ रही होती है, वो आपके पास खबरें हमसे पहले पहुँच रही होती हैं। हमें अक्सर खबरें आप उसका क्यों देते हैं और फ़ोन करके कहते हैं इसको चेक करो उसको चेक करो, तो वहाँ से हम लोग चीज़ें पकड़ना शुरू करते हैं। बिल्कुल मुलाकातों का एक तवील सिलसिला है, सिर्फ ये वाली मुलाकातें नहीं, कुछ आपने पहले भी रिपोर्ट की थी, कुछ लाहौर में भी मुलाकातें इस हवाले से हुई थी, कुछ अहम शख्सियात के इस्लामाबाद से लाहौर के विज़िट्स भी हुए थे। लाहौर में जो नैब का दफ्तर है उस हवाले से भी मुलाकातें, विज़िट्स की तफसीलात मौजूद है, बल्कि आप ही ने शायद खबर ब्रेक की थी। इस्लामाबाद पिंडी में मुलाकातें तो एक रूटीन का हिस्सा होती हैं। मेरे ख्याल जैसे जैसे ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की बात आना ज़्यादा तेज़ हुई थी, तो उसके हवाले से आप देखते हैं कि जब भी अपोजिशन की एक मूव आती है तो साथ ही नैब की कार्रवाइयाँ बकौल अपोजिशन के तेज़ हो जाती हैं। तो ये टाइमिंग उस तरह से कोइंसाइड कर रही है। दूसरा, अगर आप लॉजिकली इन चीज़ों को देखें तो जितनी ये इन्वेस्टिगेशंस इंक्वायरीज चल रही थी उस हवाले से भी उनके कल्मिनेशन का टाइम बकौल नैब के करीब पहुंचता जा रहा है। लेकिन अगर इसी आर्गूमेंट को देखें कि जी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज़ का टाइम करीब आता जा रहा है, तो जो हुकूमत में बैठे हुए ईवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं उनकी इंक्वायरीज़ और इन्वेस्टिगेशन और मनी के लिए बगैर भी बंद कर दी जाती हैं, कुछ पेंडिंग में कर दी जाती हैं और कुछ तो पब्लिक भी नहीं की जाती और वहाँ से अदालतों से स्टे ऑर्डर ले लिए जाते हैं। तो जब तक इसमें ये डिस्क्रिमिनेटरी निज़ाम चलता रहेगा, तो चाहे आप फिर बिलावल भुट्टो को बुला लें या मुराद अली शाह को, या बैलेंसिंग एक्ट के लिए बल्कि उस्मान बुज़दार साहब, आपको पता है कि ये ख्वाहिशात तो बहुत पुरानी है कि उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील किया जाए, और ये आप ही बता सकते हैं कि ख्वाहिश ये किसकी है कि उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब अभी तक कायम है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जितनी दफ़ा ये मूव हुई है उन्हें सपोर्ट किया है, तो ये कब नया वार है, इसको ये भी देखना होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब किस तरह से देखते हैं, जिसमें गालिबन ये जो एक लाइसेंस दिया गया था शराब का, इसमें मुबैना तौर पे ये भी इल्ज़ाम है कि चंद करोड़ रुपए, फिगर शायद आपके पास होगी, कि जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन है कि शायद 4-5 करोड़ रुपए की रिश्वत है मुबैना तौर पे, जिसके एवज़ ये लाइसेंस दिया गया। गो के वज़ीर आला यकीनन इसको डिनाई भी करेंगे और उनका हक भी है डिनाई करना, लेकिन इंक्वायरी एक ये वाली आ रही है और दीगर इंक्वायरीज इस तरह की वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मेरे ख्याल से शुरू हो रही हैं। होटल बना नहीं था, वो नोट तो खैर ज़्यादातर 5-5 हज़ार के थे। मेरी इत्तला है एयरपोर्ट के करीब होटल बन रहा था, कोई हस्बे मंशा आवाम की मजबूरी के तहत अभी बना भी नहीं था। वो एक गोंदल साहब थे डीजी साहब, खैर उनकी 50 लाख अलग है, हम उसको पैसे में अकाउंट नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन हमारे पास इतने बड़े कंप्यूटर नहीं है जितने आजकल ये काम हो रहे हैं। मैंने सुना है जो आपके शहर के करीब कहीं मीटिंग हुई, एक टाइकोन की बात की गई, भाई उसने 38 अरब रुपया जो सरकार के खजाने में आना था, और किसी ने अचानक कहा नहीं नहीं रहने दे, अभी उनसे कुछ काम लेने हैं। कोई इस किस्म की इतलात भी हैं आपके पास? आरिफ भट्टी साहब, आप और काजी सईद साहब इस मामले पे कह भी चुके हैं, चंद मुलाकातें भी हुई थी और अहम केसेस थे, एक टाइकून नहीं है, काफ़ी सारे हैं। इसमें 4-5 बड़े
मुल्क के जो बिजनेसमैन हैं उनके केसेस अपने फाइनल स्टेजेस पे थे, चीज़ें आइडेंटिफाई हो गई थी, कुछ FBI ने भी इस हवाले से आइडेंटिफाई की थी, कुछ नैब की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो रही थी। लेकिन जिस मुलाकात का आप जिक्र कर रहे हैं, गालिबन आज से 2 हफ्ते पहले उसकी बाज़गश्त हमने सुनी है, जिसमें कि चंद ब्यूरोक्रेट्स, इकोनॉमिस्ट और बिजनेसमैन उनकी मुलाकात थी। तो उसके बाद ये वाली चीज़ें गालिबन एक दफ़ा फिर, जो कि पहले स्लो स्पीड पे चल रही थी, मजीद उस पर स्पीड ब्रेकर्स लग गए। इस पर काजी सईद साहब मेरे ख्याल हमें बहुत बेहतर बता सकते हैं कि नैब का जो एहतसाब वाला अमल है ये, क्योंकि इन्होंने खबर ब्रेक की थी, लंदन में एक डील हुई 38 अरब की, उसके बाद एक किसी ने फ्लैट लिया, अचानक एक बड़ी हसास मीटिंग होती है और उन साहब का जिक्र, नो 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 डोंट टच हिम, डोंट टच हिम, ये अल्फाज हैं मेरे नहीं, पता नहीं किसके, मैंने शायद अरशद साहब देखे हों। उसके बाद अरशद साहब एक थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद फरमाया करते थे कि डुअल नेशनलिटी को पाकिस्तान में कोई ओहदा नहीं देना चाहिए, अगर उन्हें ओहदा का है तो वो अपनी डुअल नेशनलिटी छोड़ें और पाकिस्तान आए और आके बिजनेस इधर करें। एक डुअल नेशनल लंदन गया हुए हैं और 3 मुलाकातें परसों से वो कल रात तक कर चुके हैं, क्या वो भी रिज़ाइन देंगे? क्योंकि आपसे तानिया साहिबा ने इंटरव्यू किया तो आप उनके भी शरीफ हो गए तो वो भी, जो जुल्फी बुखारी मैं नाम ले लेता हूँ, बड़ी अहम डील की है परसों रात, बड़ी अहम डील, उसको शायद करोड़ों पाउंड में भी आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। उन्होंने 2-3 कबूतर ना आज़ाद किए थे, तो इंसान अल्लाह से भी डील करता है ना, जहाँ मैंने तेरी रास्ते में इससे को आज़ाद की है, तू भी मुझे आज़ाद कर, करोड़ों पाउंड की डील है अगर एहतसाब से आज़ाद कर। अभी अरशद साहब ने बड़ी जू मैंने बात की, कुछ लोगों को बुलाया भी नहीं जाता और उनकी इंक्वायरी हो जाती है, वो जुल्फी बुखारी हो सकती हैं जो जुल्फों के करीब रहे। तो अरशद साहब क्या समझते हैं, डुअल नेशनल जो लोग हैं मजीद रिजाइन दे सकते हैं या नहीं देंगे? अच्छा, इस हवाले से आरिफ भट्ट साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है। इसमें से कुछ ऐसे लोग जिनके पास अमेरिका का इकामा है या कनाडा का इकामा उनके पास है, उनके दोस्त काफ़ी पावरफुल है और उनको बचाने की पूरी कोशिशें भी हो रही हैं। और उस हवाले से एक नैरेटिव ये बनाया गया कि जो सहाफ़ी ये सवाल करते हैं वो शायद हमारे जो ओवरसीज़ बैठे भाई बहनें हैं, जो मजदूरी करते हैं, अपने घर वालों के लिए पैसे भेजते हैं और पाकिस्तान को रेमिटेंसेस भेजते हैं, ये उनके ख़िलाफ़ है। ये उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल बात नहीं है। ये उस शराफिया के बारे में है जो कि शायद बाहर तो बैठे होते हैं लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का उन तक एक्सेस भी नहीं होता और उनसे शायद कभी वो मिले भी ना होंगे उस तरह से। तो ये बाकायदा नैरेटिव बना के उस तरह पेश किया गया कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ख़िलाफ़ ये। अगर आईन पाकिस्तान को आप देखें तो आर्टिकल 25 बड़े वाज़े तौर पे कहता है आईन पाकिस्तान का, इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स बिफोर द लॉ, और जो लॉयल्टी टू द स्टेट है वो आईन पाकिस्तान के पहले 5 आर्टिकल्स में मेंशन्ड है बाकायदा तौर पे। और सुप्रीम कोर्ट की इससे पहले आपको साकिब निसार साहब ने जब यह जुल्फी बुखारी वाले केस में जजमेंट दी, उससे पहले एक बड़ी कंसिस्टेंट लाइन थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें ड्यूल नेशनैलिटी के हवाले से फैसले भी आते थे, रेजिग्नेशंस भी हुए, कुछ सेनेटर्स के हवाले से भी आपको पता है कि जजमेंट्स आई और उन्होंने इस्तीफे भी दिए। लेकिन क्योंकि नया पाकिस्तान है तो नए पाकिस्तान में लॉ इज़ ऑलवेज रीरिटन और कुछ क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ भी होती है, तो वो वाली चीज़ें हमें देखने में आ रही हैं। हालांकि अगर आर्टिकल 25 की स्पिरिट को देखा जाए तो आर्टिकल 62, 63 जो पार्लियामेंट में आवाम का वोट लेके लोग आते हैं, और पाकिस्तान का आइन भी ये कहता है कि ओनली द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल बी गवर्न थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव, ये आइन के प्रियम्बल में चीज़ लिखी हुई है। तो जब ये आप सिलेक्शन के ज़रिए से लोगों को लेके आते हैं, किसी को भानमती का कुंभा, और सारे मसाइल अगर आप देखें मेजॉरिटी इसी भानमती के कुंभे से ओरिजिनेट करते हैं, पीटीआई के जो कि पैराशूटर्स आए हुए हैं, छाता बरदार आए हुए हैं, जिनके पास कनाडा के इकामे हैं या यूएस के इकामे। मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा, गुजारिश है, एक तो ओवरसीज पाकिस्तानी हमसे ज़्यादा पाकिस्तान से सिंसियर है, हम उनके खिलाफ ना कभी थे, वो हमसे बेहतर हैं। लेकिन जिनको बुलाया गया, मोइद यूसुफ साहब ने, सुना है पाकिस्तान में कोई 25 यतीमखाने चला रहे हैं, वो उधर कमाते थे बड़ी मेहनत करके, ग्रीन कार्ड दिखा के वो चलते थे। जुल्फी बुखारी ने यहाँ कोई 25 अस्पताल की है, मेयो अस्पताल की फंडिंग वो कर रहे हैं, शौकत खानम की फंडिंग वो कर रहे हैं, और सुना है कि वो अंडरग्राउंड जंग की सूरत में कोई हो तो वो भी बना रहे हैं। तो ये लोग बेचारे, इमरान खान साहब ने कहा था कि लोग पाकिस्तान में नौकरियां करने आएंगे, तो ये 5-7 बंदे आ गए हैं, तो इसमें हमें क्या एतराज़ है? अब मोइद यूसुफ की कुर्बानियों से तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। रफाई काम जितने उन्होंने अमेरिका से डॉलर कमा के, उनकी क्वीन का ओथ लेके
पाकिस्तान में खिदमत की, तो हमें तो इन्हें सराहना चाहिए। बिल्कुल, आप जिन साहब का जिक्र कर रहे हैं मोहित यूसुफ साहब, ये USIP यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में काम करते थे और काजी सईद साहब थिंक टैंक्स के हवाले से बड़े वाज़ेह तौर पे जानते हैं। और जब आप USIP के डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट को देखते हैं और इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को देखते हैं तो उसमें US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, US डिफेंस सेक्रेटरी, डायरेक्टर CIA, ये लोग उस बोर्ड में जो कि अपॉइंटमेंट्स करते हैं। ये भी मेरा ख्याल जो हमारे अहम लोग हैं उनको चेक कर लेना चाहिए कि जो परमानेंट रेजिडेंसी जो अमेरिका का इकामा मोहित यूसुफ साहब ने लिया था वो किसने स्पॉन्सर किया था। और अगर आपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनना ही है तो ये आप कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जो कि इकामा US का रखता हो और जिसका के परमानेंट रेजिडेंसी USIP, जिसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में CIA, सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, उसकी फंडिंग US गवर्नमेंट करती हो, वो शख्स आपके नेशनल सिक्योरिटी के मामला देख रहा हो। अब आप होगा क्या, चलें इस पे जिनका काम है, अगर वो लोग इस पे उनको मसला नहीं है तो हो सकता है हुसैन हक्कानी की तरह किसी दौर में जाके ये वाली चीज़ें भी आपको समझ आ जाए। हम साफ़ी तो आवाज़ ही उठा सकते हैं, उस दौर में भी आपको पता है आवाज़ें उठाते थे, आज भी उठाते, और फिर वो चीज़ें साबित भी होती हैं। एक चीज़ लीगली वहाँ पे इस्टेब्लिश है और उसके बाद ये मामला। तो मोहित यूसुफ साहब के अगर आप ख्यालात देखें पाकिस्तान के हवाले से, जब वो USIP में बैठे थे, चाहे पुलवामा का वाक़या हो, इंडिया के हवाले से, एक सिंपल सवाल मैं आपसे करता हूँ काजी साहब, या आप में से जो भी रहनुमाई कर दे कि अजीत दोवल एक पूरा अपना कैरियर के साथ लेके आ रहा है, उसके पाकिस्तान के हवाले से ख्यालात, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से ख्यालात, पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसीज़ के हवाले से ख्यालात बड़े वाज़ेह हैं कि क्या चीज़ें करनी है। मोहित यूसुफ साहब तो बहुत से केसेस में जो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू था उसके सपोर्टिव रहे हैं, जो लश्कर तैयबा के हवाले से था, पुलवामा इंसिडेंट के हवाले से था, या फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के 2018 के इलेक्शन, उन्होंने तो यहाँ तक उनकी ऑन रिकॉर्ड USIP में बैठ के बातें कि जी ये तो साफ शफाफ इलेक्शन नहीं थे और मिलिट्री ने सपोर्ट किया, और फिर उन्हीं की कैबिनेट में वो आके उन्हीं के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी बन गए। लेकिन इसको भी आप छोड़ दें चले, लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से मामलात हैं, फ़र्ज़ करें कल को अजीत दोवल के साथ अगर NSA की मीटिंग होती है तो वो जो पुलवामा के बारे में मोहित यूसुफ साहब पहले अपने ख्यालात रखते थे या दीगर, वो जाके पाकिस्तान का मुकदमा किस तरह से वो डिफेंड कर सकेंगे। और अगर आप अपने किसी रिसर्चर को लगाएं तो आप वो तमाम स्टेटमेंट्स उनकी निकाल सकते हैं जो कि ऑडियो और वीडियो पे मौजूद हैं कि किस तरह से वो पाकिस्तान का मुकदमा पहले पाकिस्तान के हवाले से सवालात उठाते रहे और आज उनको उस जगह पे लगा दिया गया है। तो अब आगे अल्लाह ही खैर करे कि क्या होगा। लेकिन USIP पे काजी सईद साहब क्योंकि इन मामलात पे गहरी नज़र भी रखते हैं, थिंक टैंक का रोल, ये तो बाकायदा US गवर्नमेंट के एक थिंक टैंक में से आए हैं। और परमानेंट रेजिडेंसी स्पॉन्सर किसने किया, ये वाला इकामा इनका परमानेंट रेजिडेंसी का, वो भी अगर चेक कर ले तो बहुत सारी आपको और चीजें। अच्छा, अब तो दूसरा अगर आपको यहाँ पे काम करना है, गिव अप द परमानेंट रेजिडेंसी, अपने इकामे आप गिव अप कर दें, अपने असासे आप पाकिस्तान में लें। ये वही बात है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उस वक्त कहते थे। अब जिस किसी के पास ग्रीन कार्ड है, अपने बाहर भी आपने असासे रखने, ग्रीन कार्ड भी आपने गिव अप नहीं करना, और पाकिस्तान के मुफादात के लेक्चर आपने यहाँ पे बैठ के देखने। तो जब आप इंडिया की अगर आप मिसाल ले लें तो वहाँ पे ड्यूल नेशनैलिटी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं। और दुनिया की आज IT की जितनी बड़ी कंपनीज हैं उसमें आप टॉप पोजीशंस पे देखेंगे सारे इंडियन हैं। उनको कितना मसला है कि जी बुला के IT का मिनिस्टर वहाँ पे बुलाएं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, उनके ब्यूरोक्रेट्स का ऐसा नहीं। और यहाँ तो जो एक सारी चीजें चली थी नए पाकिस्तान में, अब पता नहीं आगे जा रहे हैं या रिवर्स ऑर्डर में वो सारी चीजें प्रिंसिपल। अच्छा साहब, आपको याद होगा कि विकीलीक्स में क्या क्या जिक्र आया था, कौन, अब तो देखें ना आप जो बात कर रहे हैं IMF और वर्ल्ड बैंक में कौन लॉबिंग कर रहा था हुकूमत से निकलने के बाद। ये जब अब जमीन पे या वोटर के पास नहीं जाते, ये समझते हैं कि इक़्तिदार के रास्ते वाशिंगटन DC या व्हाइट हाउस से होके आते हैं या लंदन से होके आते हैं। तो ये तो हमारे चेंज आ गई। मगर मैं जरा थोड़ा सा मौजू को बदलता हूँ क्योंकि जो बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली हैं इसमें, आई एम सॉरी मैंने बात कर दी, मैंने आपसे पूछना था। कहा जा रहा है, अब देखें ना, 2-3 है बातें, 3 अरब रुपए की छोटी सी मामूली रकम निकलती है बकौल नैब के जनाब खाकान अब्बासी साहब के फर्जंद अर्जुमंद, बिल्कुल हक लाल की होगी, बता दें वो कहाँ से आई है। एक तो उनकी भी बात हो रही है, साथ मरियम साहबा ने जो ज़मीन खरीदी है यहाँ पे, पहले एक ऑर्डर करवा दिया गया कि या ये आपको लग रहा है कि कोई दो बड़ी एक हवा में एक खबर सी है कि कुछ लोग पकड़े जाएंगे, कुछ बख्शे जाएंगे, और जो बुजदार साहब हैं इनसे इस होटल में शराब के लाइसेंस के अलावा भी कुछ पूछा जाएगा। इस पर हमें बताएं जरा, लोग सुनना चाहेंगे। अरशद शरीफ साहब।
गाजी साहब ये खबर क्योंकि आपके पास है, पहले आप इस पे हमारे यहाँ थोड़ी रोशनी डाल दें तो फिर मैं भी उस पर कुछ आपसे शेयर कर लूँगा। लेकिन पहले क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा इस हवाले से मालूमात आपके पास है। भट्टी साहब आप ही खबर छोड़े, इसमें नैब लाहौर का भी अहम किरदार है और भट्टी साहब के नैब लाहौर में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी हैं। जी देखें, गुजारिश ये है कि अब साफ चलेगी, शफाफ चलेगी, तहरीक इंसाफ चलेगी, बगैर इंसाफ के चलेगी। मेरी इतला है, अब साबर साहब कर रहे हैं जो उस्मान बुजदार साहब को शराब के परमिट में बुलाया, तो शराब तो कोई इतनी खैर चीज नहीं है, लीगली लाइसेंस है, दीगर होटलों के पास भी लाइसेंस तो दे सकते हैं कानूनी तौर पे, लाइसेंस नहीं बल्कि परमिट कहा जाता है। वो थोड़े बहुत अगर किसी ने पैसे लिए हैं, इनको उस्मान बुजदार बहाना है, मुराद शाह निशाना है, बिलावल निशाना है, और एक और अहम तरीन शख्सियत जिसके बारे में डिस्कस किया गया कि हमने इन्हें भी बुलाना है, तो इनके शहर के लोग ने कहा नहीं, इन्हें नहीं बुलाना, उनका नाम भी एडवाइजरों की लिस्ट में है। तो अरशद साहब मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब खुद कहते थे, छोड़े जुल्फी बुखारी ने और मोइद यूसुफ ने इमरान खान साहब को कहा है कि आप आधी ज़बान से कहें हम ब्रिटिश नेशनल और अमेरिकन नेशनलिटी छोड़ के सारे पैसे पाकिस्तान ले आएंगे। इस बात में कितनी सदाकत है? कब तक इनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ जाएगी और ये दूसरे मुल्कों की नेशनलिटी छोड़ देंगे? मैं ख्याल अगर वॉक द टॉक करनी है तो ये कल ऐलान कर देना चाहिए इनको। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट में रहमान मलिक साहब का केस चल रहा था तो उन्होंने बाकायदा 1-2 लेटर्स ला के पेश कर दिया कि जी मैंने ब्रिटिश हाई कमीशन को लिख दिया है, ये लेटर वहाँ पे रिसीव हो गया और मैं अपनी बरतानवी नेशनलिटी गिव अप कर रहा हूँ। तो जुल्फी बुखारी को ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए अपने असासे पाकिस्तान शिफ्ट करने के लिए। अखबार में छपी है आज खबर, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है वो जो परसों उनकी डील हुई है वो सारे असासे पाकिस्तान ले आते हैं, तो फिर हमें तो वज़ीर आज़म की तारीफ करनी चाहिए ना। उन्होंने कहा था कि कोई डुअल नेशनल मेरी काबीना में नहीं होगा, होगा तो वो सारी इन्वेस्टमेंट करेगा। तो फिर क्या हम पेश की मुबारक दे दें आपकी खबर पे कि मोइद यूसुफ अमेरिकन ग्रीन कार्ड छोड़ है और जुल्फी बुखारी ब्रिटिश नेशनलिटी छोड़ है और अपना खरबों रुपए का बिजनेस पाकिस्तान करेंगे, अटक में हस्पताल बनाएंगे, बड़े बड़े टावर बनाएंगे, सखर में, लोरालाई में, KPK में। तो ये एक अच्छी खबर नहीं है आपकी नज़र में? भट्टी साहब इसमें मसाइल बहुत हो जाएंगे। नैब की जो इंक्वायरी इस हवाले से बंद हुई थी जुल्फी बुखारी की, उसमें सोर्स ऑफ मनी ट्रेल जिसको कहा जाता है वो नहीं पूछा गया था और उसकी वजह ये लिखी गई थी क्योंकि जी पब्लिक ऑफिस में ये कभी रह नहीं, अब तो वो पब्लिक ऑफिस होल्डर SAPM टू द प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। अगर वो असासे कल को पाकिस्तान ले आते हैं तो जो नैब की इंक्वायरी बंद हुई है ये दोबारा भी खुल सकती है। और मेरे ख्याल जुल्फी बुखारी साहब और उनके वाले जितना पाकिस्तान के सिस्टम को 1984 के उस केस से लेके आज तक समझते हैं, वो इस तरह की मेरे ख्याल रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। रिकॉर्ड है, FIA में बकायदा रिकॉर्ड मौजूद है, मेरे पास भी डॉक्यूमेंट है। अगर हुक्म, अच्छा ये बता दें कि मरियम साहबा ने खामोशी इख्तियार की थी, चलो उस्मान बुजदार साहब को तो किसी वजह से बुलाया जा सकता है, तो मरियम साहब को अचानक बुलाने की क्या वजह पेश आई? एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब हम दोबारा दोहरा देंगे। मरियम साहिबा खामोश क्यों हैं और क्या उनके बोलने के दिन करीब आ रहे हैं? एक ब्रेक के बाद शरीफ साहब से भी पूछेंगे और भट्टी साहब से भी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बड़ी दिलचस्प खबरें जो हैं इधर से उधर और उधर से इधर आ रही हैं जनाब अरशद शरीफ साहब। एक तो ये बताएं, दो बातें हैं कि ये किसकी शफाफ और उजली नज़रें लगी हुई हैं। एक तो जो हमारा रूजवेल्ट होटल है उस पर, और कुछ दिन पहले आपने बताया था कि कुछ खबरें फिर आई हैं उस समंदर पार से कुछ अकाउंट्स के बारे में और माल के बारे में, केमन आइलैंड के हवाले से। तो ये थोड़ी सी रोशनी डालें, लोगों को बताएं। सईद साहब, एक तो रूजवेल्ट होटल के हवाले से जो नाम आ रहे हैं उसमें एक पाकिस्तानी कंपनी भी है और एक साहब हमारे जिसको कहा जाता है एम्बेसडर एट लार्ज, उसका ट्रांसलेशन मेरे ख्याल भट्टी साहब उर्दू में बेहतर कर सकते हैं कि क्या कहते हैं उसे उर्दू में। भट्टी साहब क्या कहते हैं एम्बेसडर एट लार्ज को? यार मुझे नहीं पता, बादशाह ही होगा ना, जंगीर बादशाह भी रहा है, शहनशाह भी रहा है, और इसी किस्म के कोई नाम होंगे, मुझे नहीं सही। बिल्कुल। तो यही कम्बिनेशन जो है ना केमन आइलैंड में भी नज़र आ रहा है और रूजवेल्ट होटल में भी इसी तरह की एक कोई कंपनी है जो पाकिस्तान में
काफ़ी सारे काम करती है जो कार्गो से भी लिंक्ड होते हैं, कोई ट्रैकर श्रैकर भी लगाने के काम होते हैं। और SCCP के पास जो केमन आइलैंड से आई है वो हमारे एक गश्ती सफ़ीर हैं, उनकी कंपनी के हवाले से इंफॉर्मेशन पहुंची थी। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है उसने नैब हुकाम को भी इस हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर की है और SCCP को भी शेयर की। और इंफॉर्मेशन प्रिसाइसली मैं आपको डेट बता देता हूँ, 30 जनवरी को शेयर हुई थी। और आज आप देख लेंगे तारीख, आप अगस्त के महीने में बैठे हैं और अभी तक ना नैब इस हवाले से कोई कार्रवाई की है सामने आई है, ना SCCP की कोई कार्रवाई इस हवाले से सामने आई है। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि आरिफ हमीद भट्टी साहब के इतने पावरफुल और अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं जो चाहते हैं कि इस तरह के लोग जो हैं जिनके बारे में ये मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ें बाहर से पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन आती है उन पे कोई कार्रवाई ना की जाए और ऐसे लोगों का दिफा किया जाए। लेकिन जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी जो जस्टिस मकबूल बाकर साहब की जजमेंट है कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए नैब एक टूल बन गया है, वो अगर ये बिला तफरीक एहतसाब करें और जनवरी में जब आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग की इतनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आई जो कि 2 और 3 और नैब के बारे में आई है, मैं अरशद साहब गुस्ताखी माफ, इनका क्या नाम है जिनके बारे में आई इंफॉर्मेशन? मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी, मेरी थोड़ी सी आजकल मेमोरी ठीक नहीं है, अगर आप रहना ये भट्टी साहब ये बताएं, आपको सियाहत का भी काफी शौक है, जहांगीर का मकबरा किधर बना हुआ है? जहांगीर का बस ये जहांगीर बादशाह की बातें, जहांगीर बादशाह की बातें, अब आप किधर लेके जा रहे हैं मैं चीजों को? जब स्टोरी खुलेगी मौला अली का कौल है, जब बोले सच बोले, तो अरशद शरीफ साहब से अवाम सच सुनना चाहती है, तो शेर खुदा का कौल है हजरत अली रज़ा। तो क्या पूरा नाम क्या है इनका? मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मैं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, 2-3 शख्सियात के नाम थे इसमें। अच्छा, मैं एक चीज जरा थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए, हमारे बड़े प्यारे वजीर है शेख रशीद साहब, जहांगीर बादशाह, एक शेख रशीद साहब को मैं शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ और वो कुछ इशारा। उससे पहले मैं एक बात सिर्फ काई साहब ज्यादा, अच्छा साहब, मेरी इंफॉर्मेशन है इनके बारे में जो पाकिस्तान को रिपोर्ट मिली, किस शख्सियत ने इतनी पावरफुल है कि इतने एविडेंस आए इनके बारे में, तो उनको कह दिया कि इनके खिलाफ फिलहाल कार्रवाई नहीं करनी है? आपके ख्याल में कोई सियासी शख्सियत है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है? मुझे ये पता है कि वो आरिफ हमीद भट्टी साहब के बहुत करीबी शख्सियत है। भट्टी साहब आपने तो नहीं सिफारिश की? अच्छा देखें, हमें तो कोई नाम नहीं पूछता, मैंने तो शख्सियत का भट्टी साहब कह रहे हैं ना काजी साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के वजीर आज़म है ना, वही कह सकते हैं। शख्सियत भट्टी साहब की दोस्त है। भट्टी साहब आपकी दोस्त है शख्सियत, जरा शेख रशीद साहब को सुन लेते हैं और फिर आपसे पूछता हूं। भट्टी साहब से कहें डिनाई करे तो अपने दोस्तों का भी कोई राज अफशा कर दिया करें तो ना भट्टी साहब, हमारा तो कोई दोस्त दुश्मन नहीं है। अच्छा जरा सुनिएगा, शेख रशीद साहब ने कोई मानी खेज बात की है, आप दोनों दोस्तों से हम कमेंट लेंगे। जी सुनाएं। शहबाज शरीफ को तवीज़ धागे का काम करना चाहिए और कोई तावीज़ शवीज़ करे उसका। और हमजा के केस सबसे ज्यादा सीरियस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वाले, उस पर विटनेसेस भी सख्त हैं। जी अरशद साहब, ये इधर भी कोई घेरा तंग हो रहा है? घेरा तो काफ़ी पहले से तंग हुआ था। अब जितना TT स्कैंडल जिसको कहते हैं, इस पे नैब ने काफ़ी ज़्यादा काम किया और नैब की इस हवाले से जितना रिकॉर्ड नैब के पास मौजूद है, बैंकिंग रिकॉर्ड मौजूद है और इस हवाले से सवाल जवाब हो रहे थे, तो शायद यही वजह थी कि शहबाज शरीफ साहब के एक साहबजादे लंदन चले गए, उनके दामाद भी लंदन चले गए और उनको जब ये भिनक लगी कि ये मामलात अभी खुलने लगे, कुछ वादा माफ गवाह भी मिले, और उसके बाद जब ये बैंकिंग ट्रेल सामने आया तो हमजा शहबाज जितनी दफ़ा भी अभी तक बेल के लिए गए अदालत में, वो बेल उनको वहाँ से मिल नहीं सकी। तो जो नैब के हुक्काम है और कुछ हुकूमती शख्सियात हैं वो ये समझते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाटर टाइट केस है, लेकिन वाटर टाइट केस हमने स्ट्रॉन्ग केसेस पहले भी देखे थे, हुदैबिया जैसा केस और टेक्निकल जस्टिस लॉ पॉइंट्स पे वो वाली चीज़ें भी। और जो नैब की प्रोसिक्यूशन है, जब लीगल पॉइंट्स पे बात आती है, लॉ पॉइंट्स पे बात आती है, तो उस तरह से दिफा कर नहीं सकते। लेकिन हुकूमती शख्सियात और नैब हुकाम का ख्याल है कि ये एक बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग केस उनके पास। आप फरमा रहे हैं कि बड़ा पावरफुल केस है, केस गालबन शहबाज साहब और हमजा साहब का शेख साहब जिक्र कर रहे हैं और नैब का, लेकिन वो शेख साहब कह रहे हैं कि तवीज़ धागा कोई करवाना चाहिए। इसमें क्या नैब तवीज़ धागे से कोई रहनुमाई लेती है? केस के हल करने में छुपी हुई फाइलें बोल पड़ती हैं, इसका तवीज़ धागे का मुझे लिंक नहीं समझ आया। चलो नैब ने नोटिस भी भेजा, मुझे भेजा, मैं चले गया, वो ये किसकी तरफ इशारा कर रहे थे शेख साहब?
देखें, शेख साहब अब माशाल्लाह 7-8 दफ़ा वफाकी वज़ीर रहे। पिंडी की एक स्ट्रॉन्ग उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उठते बैठते रहते हैं। और बाकी आप खुद समझदार हैं कि अगर वो ये बात कर रहे हैं और एक रिकमेंडेशन दे रहे हैं तो उन्हीं रास्तों का शहबाज शरीफ साहब को भी इल्म है और शेख रशीद साहब एक दौर में उनके साथ भी रहे हुए, तो अच्छी तरह पता है कि कौन से पीर के पास जाना है और कौन से तावीज़ गंडे करवाने हैं उनसे। तो शेख साहब यही मशवरा उनको दे रहे हैं कि अगर कुछ करवा सकते हैं तो अभी शायद कुछ बचत का मौका मिले। आपके ख्याल में वो शहबाज साहब को तवीज़ मिलने का चांसेस हैं कि नहीं? क्योंकि कुछ लोगों से आपकी भी पिछले हफ्ते मुलाकात हुई है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, इस मुल्क की जितनी पावरफुल अहम 3-4 शख्सियात है ना, आप उन सब से एज ए गुड जर्नलिस्ट आप उन सब से राब्ते में, हमें तो लिफ्ट भी कोई नहीं करवाता, तो उनमें से एक शख्सियत जो है वो कहती है कि जनाब आपने पहले भी हमारे साथ हैंड किया है और नवाज शरीफ को आपने निकाल दिया, नाउ देयर विल बी नो कंप्रोमाइज ऑन मरियम नवाज या शहबाज शरीफ, और मैं किसी NRO या रिलीफ देने के मूड में नहीं हूँ। अब जिस तरह नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए और उसके बाद एक जो नाराज़गियाँ आई आपके चंद दोस्तों में, पावरफुल दोस्तों में, और सारी आपके माशाल्लाह मुझे और काजी साहब को तो लिफ्ट कोई नहीं करवाता, हमसे राब्ता भी कोई नहीं करता। आपके पावरफुल दोस्त पंजाब की अहम शख्सियत के बारे में कई दफा खदशात का इजहार कर चुके हैं, रिपोर्ट भेज चुके हैं, PM साहब वो तो बात नहीं मानते। भट्टी साहब आपके दोस्त जो करें वो जायज़ है, हमारे जो दोस्त करें वो गलत है। इसका जवाब देते हैं भट्टी साहब। एक और ब्रेक की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, मगर बात वापस आके 2-3 बातें पूछनी है। एक तो क्या सेंटर में कुछ तब्दीलियां मुतवक्को, और साथ साथ ये जो कह रहे हैं इतने बड़े सबूत होते हैं, ये जब चलते हैं इन्वेस्टिगेशन करने वालों से अदालत की चौखट तक पहुंचते हैं तो लड़खड़ा के ढेर क्यों हो जाते हैं, कहां पे मामले तय हो जाते हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा अरशद शरीफ साहब, तो फिर ये हम बावर कर लें कि यहाँ पे कुछ हमारे हुक्मरान इशराफिया में से कुछ लोग अनटचेबल हैं, जिनके लिए एक नादीदा हाथ आ जाता है जब भी इनके केस सामने आए, और ऐसे अनडिनाइबल प्रूफ्स होते हैं, तकरीरें करते हुए पकड़े जाते हैं, मगर अदालत में फिर कुछ टेक्निकल इंसाफ हो जाता है। देखें काजी साहब, ये तारीख आप और भट्टी साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ये सिलसिला जनरल मुशर्रफ के दौर, बल्कि उससे पहले भी अगर आप लेटेस्ट जजमेंट पढ़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, तो उसमें एब्दो से लेके नैब की तारीख तक जो बयान की गई है सियासी इंजीनियरिंग, अगर हमने एहतसाब करना होता, बिला तफरीक हम एहतसाब करते, सबका करते, तो ये आज मसाइल नहीं होते। जिन लोगों को मुशर्रफ दौर में बचाया गया, आज भी उनकी फाइलें उसी तरह से पड़ी हैं और वही केसेस आपको नज़र आते हैं। और जब आप मैग्नीट्यूड देखते हैं उसमें बिलियंस की मनी लॉन्ड्रिंग का, करप्शन का, तो वहाँ पे सवालात नहीं उठते। जब भी नैब में कोशिश हुई कि जी इन केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जाए, चंद अहम मुलाकातों के बाद वो हमेशा बंद कर दिए गए, चंद लाडलों के केसेस हमेशा बंद कर दिए गए। तो इस वजह से जितनी भी आपकी अकाउंटेबिलिटी की ड्राइव है उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान भी अब सवाल उठा रहे हैं। इसमें जो हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं वो इस हवाले से अब सवालात उठा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। अगर ये बिला तफरीक एहतसाब होता तो शायद ये सवालात ना उठते। भट्टी साहब, मेरा तो ख्याल है मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान में तो जुर्म है ही नहीं। एक बंदे को तो बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा एक्सपर्ट है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग, तो देखे हदेबिया पेपर मिल से ज़्यादा शफाफ तो कोई नहीं था, उसमें इंसाफ के पूरे तकाजे पूरे किए गए। आपका मनी लॉन्ड्रिंग कोई 1-2 थोड़ा बंदा करता है, अगर कोई मेरे लिए करता है तो मैं उसको क्यों पकड़ूं, मुझे क्या प्रॉब्लम है। मनी लॉन्ड्रिंग अगर वो आपके लिए करेगा क्राइम तो फिर तब है। तो अच्छा मुझे ये बता दें, आप वफाकी या पंजाब की सतह पर कोई तब्दीली देख रहे हैं? और दूसरा सवाल, क्या आने वाले दिनों में आप समझते हैं नैब किसी और बड़ी सियासी जमात को भी बुलवा सकती है, उनकी क़यादत को, उसकी लीडरशिप को? देखिए, नैब पे तो जो अब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के सवालात उठ गए, जो भी सियासी जमात किसी और को ही बुलाया जाएगा, ऑब्वियसली पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो किस जगह पे, अगर आपका इशारा मौलाना फजल रहमान साहब की जमात की तरफ और उसकी लीडरशिप की तरफ है, तो वो APC में जितना उनका किरदार है मोबिलाइज करने का अपोजिशन, तो वो आपको नज़र आ जाएगा अगर आप बाकी उस तरफ इशारा कर रहे हैं। और बाकी जो चीज़ें अभी डेवलप हो रही हैं तब्दीली की, इस्लामाबाद में एज सच मेरे ख्याल से कोई बड़ी तब्दीली मतवक्को नहीं है इस मार्च 2021 सेनेट के इलेक्शन तक। 1-2 आपके एडवाइज़र SAPM शायद आगे पीछे हो जाए, 1-2 कमीशन ऑफ इंक्वायरी वज़ीर आज़म ने बनाए हैं और उसकी अगर रिपोर्ट आती है तो शायद उस हवाले से
आपको लगेगा कि वज़ीर आज़म एक आधे SAPM या एडवाइज़र उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। चंद स्पोक्स पर्सन है उनके हवाले से भी वज़ीर आज़म को आपकी इत्तला के मुताबिक पीपल्स पार्टी को NOC मिल चुका है या उनके बारे में जो केस थे मुबैना करप्शन के वो साबित नहीं हो सके? भट्ट साहब पहले पंजाब की तब्दीली की बात कर लें, जो आपने सवाल काजी सईद साहब कर रहे थे। पंजाब में क्या हो रहा है, चीफ मिनिस्टर पे मुकदमा बन गया, वो किधर जा रही हैं? कुछ लाहौर में बैठ के हमारी भी रहनुमाई करें। नहीं, आप बताएं ना, आपके शहर से आया था कि वज़ीर आला पंजाब तब्दील हो सकते हैं, उसके दौरान 3-4 अहम ये तो बहुत सी ख्वाहिशात रही है ना, पहले वज़ीर आज़म जाके बचाते रहे, अब क्या हो रहा है? नहीं देखें, ये तो हुक्म तो इस्लामाबाद से आना ना, यहाँ चलो गिरदोनवा से आना है, गिरदोनवा से आना है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि कोई बड़ी तब्दीली पंजाब में देख रहे हैं? कुछ लोग मान गए हैं। बट साहब ये इस पे आपने रहनुमाई करनी है पंजाब के हवाले से कि क्या होना है। अरशद साहब ने तो हमें वैसे कर रहे हैं, आज वो कुछ मूड में नहीं है। नहीं, उनका देखिए मेरे ख्याल में उसी तनख्वाह पे काम चलता रहेगा फिलहाल, तो मुझे यही लगता है। मतलब सैलरी बेस आदमी है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि तो ये इसका मुआवरतन मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज, अगर सैलरी बेस पे मैं काम कर रहा हूँ तो अगर मैं क्योंकि मैं कोई ओवर टाइम करूँ तो कमीशन भी मिलेगा मुझे। क्यों अरशद साहब, कमीशन जायज़ है इस्लाम में? नहीं, कमीशन नहीं, उसको ओवर टाइम की पेमेंट कहते हैं। और अगर आप बतौर इतने बड़े चैनल आप चला रहे हैं और जो हमारे कैमरामैन रिपोर्टर्स 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, आपको उन्हें ओवर टाइम यकीनन इंश्योर करना चाहिए। अच्छा अरशद साहब, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में किस एडवाइज़र को तब्दील होते हुए देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब मुशावरत करें कुछ वज़रा और एडवाइज़र के मामले में, क्योंकि उन्होंने कहा है मेरी एक ही निशानी है, मैं मर्द आखन हूँ, मैंने जो कहा उस पर कायम रहता हूँ। अगर मैंने कहा कोई मेरा गैर मुल्की नहीं रहेगा तो नहीं एडवाइज़र रहेगा तो पाकिस्तान। आप इसमें कितनी उम्मीद समझ रहे हैं कि वज़ीर आज़म अपनी बात पर कायम रहेंगे? जी भट्ट साहब, मेरे ख्याल से एक आधे जो माली मामलात को देखते हैं मुल्क के, उनके हवाले से कुछ बाज़गश्त सुनाई दे रही है। एक आधा पेट्रोल के कीमतों के हवाले से कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना हुआ है, और एक दो ऐसे भाई सॉरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें बट आई हैव टू लीव इट देयर। नादीन ये कह रहे हैं कि 1-2 चीज़ें हैं के हवाले से, इस पे कुछ चंद दिन में कुछ रिपोर्ट्स आ सकती हैं। वक्त खत्म हुआ, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।